हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस साइंस फाउंडेशन बैच के एक नए लेक्चर में। आज की हमारी लेक्चर गति चैप्टर का पार्ट 2 लेक्चर है। तो यदि आपने पिछले की लेक्चर नहीं देखी हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आइए हम शुरू करते हैं आपकी गति चैप्टर के पार्ट 2 लेक्चर को। हमने पिछले लेक्चर में दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण इन सभी के बारे में पढ़ा था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं उस कड़ी में और हम समझते हैं न्यूटन के गति के नियम को। तो चलिए आप अपने नोट्स बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। तो न्यूटन के गति के नियम, सबसे पहले तो बात आती है न्यूटन के जो गति के नियम थे वो सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने 1687 में, कब 1687 में अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगी कि बताइए न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था वो कब दिया था। तो 1687 में। किस पुस्तक में लिखी थी? तो प्रिंसिपिया में। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। तो गति के नियम दिए कौन थे? न्यूटन साहब, 1687 में। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया में। ठीक। और आप जानते हैं कुल इन्होंने 3 गति के नियम दिए थे। कितने दिए थे? 3। तो आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं इन तीनों नियमों को। तो चलिए, सबसे पहले हमारा आता है प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। तो हेडिंग डाल लीजिए गति का प्रथम नियम, और वहाँ पर विराम देकर के जड़त्व एवं बल की परिभाषा ये भी लिख लेंगे। अब प्रथम नियम कहता क्या है? देखिए, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एक बार सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई वस्तु को रख दिया है। तो कोई वस्तु को रख दिया है तो क्या अपने आप को स्थिर रखेगी वो वस्तु? कब तक? जब तक इस पर बाहरी से कोई फोर्स न लगाया जाए। बाहरी से कोई फोर्स न लगाया जाए। आपने एक साइकिल रखा अपने द्वार पर, तो जब तक आप उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक क्या वो चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी। तो ये नियम कहता क्या है? कोई वस्तु यदि विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसको अगर बाहरी से फोर्स लगाएंगे तो चल पड़ेंगी। अब चल पड़ेंगी दैट मीन्स कि वह न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा उसमें। तो ये नियम कहता क्या है कि कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और कोई यदि आपको एक समान गति से चल रही हैं तो उसी चाल से चलती रहेंगी। कब तक? जब तक इस पर कोई बाहरी बल लगाए न दे। अर्थात सभी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनाए रखना चाहती है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में यानी अगर चल रही है तो चलती रहेगी और रुकी है तो रुकी हुई रहेगी, जिस कारण इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फिर बात आती है ये इनर्शिया है क्या? जड़त्व है क्या? तो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहा जाता है। कोई वस्तु रुकी हुई अगर वो उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है दैट मीन्स यही कहलाता है जड़त्व। इसलिए इसे न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो कुछ समझ में आया जड़त्व प्रथम नियम क्या बोलता है? अब प्रथम नियम से जो है हमको बल के परिभाषा के बारे में मालूम चला है। जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु यहाँ पर थी, वो रुकी हुई थी। कब? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगाते हैं तब। मान लीजिए कोई कार है, कोई गाड़ी है, ये चलती रहेंगी। ये क्या करती रहेंगी? चलती रहे। कब? जब तक इस पर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो। अगर इस वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये चल पड़ती है, और इस वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये रुक जाती है और अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है उसका विरोध करने लगती है। तो बाहरी से हम कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहे हैं। तो प्रथम गति का जो नियम है वो बल की परिभाषा को बताता है। क्या बताता है वो? कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को विराम अथवा गति की अवस्था में ला सकते हैं। ये प्रथम नियम हमें बल की परिभाषा देता है, ध्यान में रखिएगा।
तो प्रथम नियम समझ में आया। अब अगर इतना समझ में नहीं आया है तो आइए हम उसके उदाहरण पढ़ते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है रुकी हुई गाड़ी का अचानक चलना। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री क्या हो जाता है, पीछे की ओर झुक जाती है। मतलब गाड़ी रुकी हुई है तो उसमें बैठा सवार यात्री भी रुका हुआ है, तो क्या करना चाह रहा है कि हम हमेशा रुके ही रहे, लेकिन अचानक से गाड़ी चल पड़ती है। अब आगे गाड़ी चलती है तो इनको एक धक्का लगता है जिसके कारण ये लोग पीछे झुक जाते हैं। या कोई गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी का अचानक रुकना। कोई व्यक्ति उसमें खड़ा है, कोई यात्री उसमें खड़ा या बैठा है, तो जब गाड़ी चल रही थी तो उसका शरीर भी गति में था, लेकिन जैसे अचानक से ब्रेक लगाई वो, तो गाड़ी तो रुक गया लेकिन इसका शरीर तो अभी गति में चल रहा है, तो इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो ये भी एक उदाहरण है। कांच पर बंदूक की गोली का प्रभाव, यानी गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि गोली जब हम चलाते हैं तो वो काफ़ी तीव्र गति से वो चाहती है गति करने, इसलिए उसको छेद करके बाहर निकल जाती है। इसके अलावा हथौड़े को हत्थे में कसना, ये इसका उदाहरण है। कंबल से धूल कण हटाना, क्योंकि कंबल पर धूल कण चिपका रहता है, वो नहीं चाहता है कि हम उधर से हटे, लेकिन जैसे ही कंबल को हम डंडे से पीटते हैं तो कंबल गति में आ जाती है, जबकि वो जो धूल कण होता है वो उसी में रखता है, तो वो चाहता है रुकना, स्थिर में रहना, जबकि कंबल आ जाती है गति में, तो कंबल गति करती है जिस कारण वो उसमें छोड़ करके नीचे गिर जाता है धूल कण। इसके अलावा कुछ और उदाहरण हम समझते हैं। इसके बाद अगला जो उदाहरण है ग्लास एवं पोस्ट कार्ड व सिक्के। यदि पानी से भरे किसी गिलास के ऊपर आप एक पोस्ट कार्ड रख दीजिए, कोई भी ऐसे गिलास है और इस गिलास के ऊपर कोई एक पोस्ट कार्ड ऐसे रख लीजिए, और रख लेने के बाद इस पर एक सिक्का रख दीजिए, और जब यदि इस पोस्ट कार्ड पर एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा ज़ोर से मारिएगा तो तब देखेंगे क्या कि ये पोस्ट कार्ड आगे की तरफ गिर गया और सिक्का इस गिलास के अंदर गिर गई। क्यों? क्योंकि हमने मारा था, किस पर बल लगाया था, उस पोस्ट कार्ड पर। सिक्का तो वैसे रुकी हुई है, वो तो चाह रही है कि हम रुके रहें, जबकि ये पोस्ट कार्ड क्या मारे तो ये गति में चलाई, अब गति में चलाई तो ये बाहर चल गई और वहीं पर रुक के नीचे गिर गया। इसके अलावा टहनियाँ हिलाने पर फल का गिरना। उसमें फल क्या चाह रही है कि एकदम से रुके रहें, लेकिन हम जब टहनी को हिला रहे हैं, अब टहनी को हिला रहे हैं, फल तो नहीं चाह रही है, वो चाह रही है हमेशा से मतलब स्टॉप रहना, लेकिन जैसे ही धक्का लगता है तो गिर जाती है। या फिर लॉन रोलर की गति। ये सब कुल 8 उदाहरण हमने प्रथम नियम से समझा। तो आई होप आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी प्रथम नियम में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बारे में। अब ये द्वितीय गति नियम क्या कहता है? ये कहता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है। मतलब सुनिएगा, किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कोई भी वस्तु पर अगर बल उत्पन्न हो रही है F, वो उस वस्तु के द्रव्यमान यानी मास तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण यानी A, इसी के गुणनफल के बराबर होती है, यानी फोर्स अपॉन ma। अर्थात ये क्या है फोर्स अपॉन m? ये बल का जो है सूत्र है कि नहीं है, ये बल का या फिर आपकी फोर्स का ये सूत्र है कि नहीं है। इसका मतलब गति के दूसरे नियम से हमको बल का व्यंजक या सूत्र प्राप्त होता है। पहला नियम से तो हमने उसको क्या प्राप्त किया, परिभाषा, लेकिन दूसरे नियम से क्या प्राप्त होती है, सूत्र। क्या प्राप्त होती है, सूत्र। तो आइए इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं। तो यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने से उसमें a त्वरण उत्पन्न होता है, तो द्वितीय नियम के अनुसार फोर्स जो है मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। लेकिन यदि ये कहा जाए कि अगर कोई बाहरी फोर्स शून्य लग रहा हो, त्वरण शून्य हो, तो द्रव्यमान क्या होगा, तो ऑटोमेटिक द्रव्यमान शून्य हो जाएंगी। ये आप ध्यान में रखिए, यही कारण है कि निर्वात में जो है द्रव्यमान शून्य हो जाता है, ध्यान रखिए। तो द्वितीय नियम समझ में आया कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। या फिर किसी वस्तु पर आरोपित बल
उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और इसे द्वितीय नियम बल का जो है क्या देता है, फॉर्मूला क्या देता है, फॉर्मूला क्या देता है, F बराबर ma। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आइए अब द्वितीय गति नियम के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट एवं टेनिस में गेंद में अंतर, यानी समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है, क्योंकि टेनिस गेंद का द्रव्यमान कम होता है। द्रव्यमान कम होगा तो जाहिर सी बात है उसको चोट कम लगेंगी। अगर द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा तीव्र गति से वहाँ पर हाथ लगाए तो आपकी बल ज़्यादा लगेंगे उसमें, क्योंकि फार्मूला क्या हमारी, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। यानी कोई भारी बॉल और कोई हल्के बॉल को दो आदमी फेंके तो हल्के बॉल रोकेंगे तो मास कम होने से हमको चोट कम लगती है, लेकिन कोई भारी बॉल हमारे हाथ पर आकर गिरे तो उससे चोट ज़्यादा लगता है। इसका मतलब कैच लेते समय हाथ पीछे की तरफ क्यों खिलाड़ी खींचता है। जैसे ये भी एक उदाहरण हो जाएगी, कैच लेते समय आदमी अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींचता है, मतलब कैच जब रोकेगा तो हाथ को थोड़ा पीछे खींचेगा। क्या है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मास जो काफ़ी तीव्र गति से आ रहा है उसका वेग थोड़ा कम हो जाए। अगर वेग कम होगा तो चोट भी कम लगेगा। तीसरा उदाहरण है फर्श पर गिरने का प्रभाव, यानी गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है, क्योंकि वहाँ संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होती है। फिर आता है चौथा उदाहरण, वाहनों में शॉक एब्जॉर्बर। गाड़ियों में स्प्रिंग शॉक या एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटके के समय बढ़ जाए और बल का मान कम हो जाए और हमको झटका कम लगे। तो ये कुछ उदाहरण है गति के दूसरे नियम की। इसके बाद 5वां नंबर हमारा उदाहरण है, जैसे कराटे की खिलाड़ी द्वारा हाथ के तीव्र प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। आपने देखे होंगे कि यहाँ पर ऐसे कर करके ईंटें की पट्टियाँ लगाई रहती है और खिलाड़ी अपने हाथ से मार करके तो इसको तोड़ देता है। क्यों, क्योंकि वो काफ़ी तीव्र प्रहार करता है, जिस कारण कम समय में ही ज़्यादा फोर्स लग जाता है और ज़्यादा फोर्स लगने के कारण वो ईंटें टूट जाती हैं। इसके अलावा ऊंची लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि खिलाड़ी अगर गिरे तो कम चोट लगे उसको। या फिर भारी हथौड़े से कील क्यों ठोका जाता है कि उस पर ज़्यादा अगर मास पड़ेगा तो ज़्यादा मास पड़ेगा उस पर तो ज़्यादा फोर्स लगेगा और ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो बहुत जल्दी नीचे की तरफ धंस जाएगा। तो ये कुल 7 उदाहरण हमने गति के दूसरे नियम से समझा। तो आपको आई होप इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो बस आज की लेक्चर यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। कोई अगर क्वेश्चन आपका हो, कोई अगर आपका डाउट हो तो डाउट आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं और अपना नोट्स आप खुद से बनाइएगा। आगे हम तीसरे नियम को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।